नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2021 का जो है यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी जो अपडेटेड है वह सितंबर 2020 से लेकर की 5 मार्च 2021 तक अपडेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि घटनासार करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस आरओ उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैगज़ीन होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आइए रिवीजन करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष का। तो उत्तर प्रदेश विशेष में पहला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22। एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ज़रूर यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या यूपीपीसीएस आरओ के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे। तो आपको याद रखना है कि बजट कब पेश किया गया है, तो 22 फरवरी 2021 को। साथ ही किसने पेश किया, तो सिंपल सी बात है, प्रदेश के जो वित्त मंत्री होंगे कौन है, सुरेश खन्ना, इन्होंने पेश किया है। याद रखना है कि जैसे कि केंद्र का बजट उसी तरह स्टेट का भी पहली बार जो है ये पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया है, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है। तो सिंपल सी बात है, हर साल जो है बजट का अमाउंट बढ़ता ही रहता है, तो इतिहास का सबसे बड़ा ही बजट होता है जो भी आता है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है कि बजट जो है सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया 22 फरवरी 2021 को। पहली बार जो है पेपरलेस डिजिटल के रूप में पेश किया गया। केंद्र बिंदु क्या रहा बजट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, वो है स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या उत्तर प्रदेश आरओ प्रीलिम्स या मेंस, ठीक है। तो उन सभी के लिए इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हैं कि वित्त वर्ष की बजट का जो अनुमान है, यानी जो बजट है कितना है, अमाउंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बजट का आकार आपको पता होना चाहिए, वो है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपया, ठीक है। बाकी और भी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि बजट में 27,000, ठीक है, नई योजनाएं सम्मिलित हैं। कितने कि, तो 27,598 करोड़ 40 लाख की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं बजट 2021-22 में। बजट में कुल प्राप्तियां दे रखी हैं, राजस्व प्राप्तियों में हैं, यानी आपके रेवेन्यू है, कैपिटल जो रिसीप्ट हैं, ठीक है, टोटल रिसीप्ट, इस तरह आप देख सकते हैं। जो बजट का आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ठीक है, बजट का सारा आप देख सकते हैं, कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने वन लाइन में बता रखा है, ठीक है। तो बजट का अमाउंट कितना रहा ये याद रखना है आपको कि बजट का अमाउंट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए रहा। इसके साथ ही आगे चलते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। बाकी आपको इसका PDF वीडियो की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं। प्रारंभिक शेष है, बजट में राजस्व बचत दे रखा है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ देख सकते हैं कि बजट में जो राजकोषीय घाटा है वह 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश बजट का जो राजकोषीय घाटा है वह स्टेट GDP का कितना है, ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है। तो आपको याद रखना है वो है 4.17%। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जैसे केंद्र का बजट पूछा जाता है कि फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कितना रहा, उसी तरह उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा जो बजट का रहा वो 4.17% रहा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे के पॉइंट क्या है कि राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है। तो आपको याद रखना है वो 28.1% है। और राजकोषीय घाटा कितना है GSDP का, तो ये है आपका 4.17%। बजट में राजकोषीय सेवाओं का विवरण दे रखा है इस प्रकार, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धन कर, ठीक है। तो कितना है, लक्ष्य रखा गया है जो वो है 10,04,385 करोड़ रुपए। आबकारी शुल्क, तो आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है वो कितना निर्धारित किया गया है, तो 41,500 करोड़ रुपया। स्टाम्प एवं पंजीकरण से संबंधित तथ्य, तो स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है कितना है, तो आपको याद रखना है 25,500 करोड़ रुपए। कृषि से संबंधित तथ्य देखते हैं बजट से,
तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 2,40,00,000 किसानों को 27,123 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का भुगतान डीबीटी दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने किसानों को, तो 2,40,00,000 किसानों को इसका बेनिफिट दिया गया है। अमाउंट कितना है, तो 27,123 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जो है ये है। ठीक है। किसानों की आय को, तो सिंपल सी बात वही बार बार की आय जो दुगना करना है लक्ष्य 2022 तक। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। कौन सी योजना है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। इस योजना के लिए जो अमाउंट है वो कितना है, तो 100 करोड़ रुपए जो है वो बजट व्यवस्था में की गई है। ठीक है। तो और एग्जाम में पूछा जाता है कि बजट 2021-22 के अनुसार आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अंतर्गत कितना अमाउंट जो है वो निर्धारित किया गया है, तो वो है 100 करोड़ रुपए। दैट्स इट। नेक्स्ट है कि बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना है। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना होगा एक कल्याण। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना, हाँ, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है जिसके अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आपको भी इतना ही पॉइंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जो आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की बात की गई है, जबकि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कितने अमाउंट की बात की गई है, 600 करोड़ रुपए। इसके तहत दुर्घटना में जो मृत्यु होने पर प्राविधान क्या है, इसके तहत दुर्घटना में जो है मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये एग्जाम की पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत बजट में अमाउंट जो है वो 600 करोड़ आवंटित किया गया है, जिसके तहत जो किसानों को जो दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो अमाउंट दिया जाता है वो अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए। दैट्स इट। नेक्स्ट है नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित है। तो नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु कितना अमाउंट निर्धारित है, 700 करोड़ रुपए। दैट्स इट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो इस महाअभियान के तहत क्या है कि इस योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत बजट 2021-22 में कितने सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 15,000। दैट्स इट। नेक्स्ट है खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 2021-22। तो इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में 644 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। इसके साथ ही तिलहन उत्पादन का जो लक्ष्य है वह 13 लाख मीट्रिक टन है। तो देखिए यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें यह है कि 644 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है बजट 2021-22 के हिसाब से। कितना मीट्रिक टन, 644 मीट्रिक टन खाद्यान्न। ठीक है, 644 मीट्रिक टन खाद्यान्न। तिलहन की अगर बात की जाएगी तो आपको याद रखना है वो है 13 लाख मीट्रिक टन। कितना, 13 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021 में खरीफ उत्पादन का जो लक्ष्य है वो कितना है, तो 223 लाख मीट्रिक टन। तो दोस्तों समझ रहे हैं, जो फैक्चुअल के लिए आप क्या है कि आप जैसे कि वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो देखते रहिए, साथ ही एक पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, तो जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। ये जो है अच्छा तरीका होता है, समझ रहे हैं आप। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि
जो खाद्यान्न उत्पादन को जो लक्ष्य है वह कितना रखा गया है, 644 मीट्रिक टन, जिसमें जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष से जो है ये कितना अधिक है, तो 4 लाख मीट्रिक टन अधिक है। तो आप इस तरह देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है तिलहन का उत्पादन कितना है, तो 13 लाख मीट्रिक टन, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में काफ़ी फैक्चुअल भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ठीक है। तो अगर यूपी PCSRO के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप समझ सकते हैं फैक्चुअल पूछेंगे ही पूछेंगे, PCS में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल पूछे भी गए थे पिछली बार भी। आप देखेंगे पेपर उठा के करंट अफेयर्स का तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि वर्ष 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो जो है 223 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये पेन पेज से आप जो है नोट डाउन करके अच्छे से लिख सकते हैं, उसको बार बार देखेंगे एग्जाम तक तो अपने दिमाग में थोड़ा बैठ जाएगा। जिसके सापेक्ष में 214 लाख जो है मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। चालू वित्त वर्ष में रबी में अगर बात की जाए तो रबी में खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 417 लाख है और तिलहन का जो लक्ष्य है वो 12 लाख मीट्रिक टन। तो इस तरह आप देख सकते हैं खाद्यान्न से संबंधित ये प्रमुख तथ्य रहे। बजट में महिलाओं से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में जो सकारात्मक सोच है उसको विकसित करना। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है जो शुरू की गई हो 1 अप्रैल 2019 से लागू है, जिसके अंतर्गत जो अमाउंट होता है वह 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितना अमाउंट जो है व्यवस्था की गई है, तो वो है 1200 करोड़ रुपए। कितना अमाउंट निर्धारित है, 1200 करोड़ रुपए है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए बजट में जो प्रावधान है वो कितने रुपए का, 10 करोड़ रुपए का। वही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत का प्रस्ताव है। कौन सी, महिला सामर्थ्य योजना। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि जो है वो बजट में प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूह को मदद दी जाएगी। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना दैट इज मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। तो मुख्यमंत्री सक्षम जो सुपोषण योजना है जो कि महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए है, यह वित्त वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के जो चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमियाग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तो समझ रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री जो सक्षम सुपोषण योजना है इसके तहत जो प्रावधान है वो यह है कि जो राशन के साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत जो कुपोषित बच्चे जो इनकी 6 माह से जो 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चे प्लस जो एनीमिया से ग्रस्त होंगे 11 से 14 वर्ष की, उनको जो है स्कूल ना जाने वाली भी किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त जो है वो पोषण प्रदान किया जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के अंतर्गत बजट में जो अमाउंट आवंटन किया गया है वह 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट योजना है वो है पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु। कितना अमाउंट किया गया है, तो 4,094 करोड़ रुपए पुष्टाहार कार्यक्रम के तहत। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए कितना है, तो 415 करोड़ रुपए। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपए जो है बजट में प्रस्तावित है। युवाओं से संबंधित देखते हैं बजट में क्या प्रावधान है, तो नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना किए गए हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है।
युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ यानी 8,55,00,000 रुपए की जो है बजट में प्रस्तावित है। तो याद रखना है कि युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना से संबंधित बजट में जो आवंटन है वह 8,55,00,000 का है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेलकूद से बेहतर अवसर प्रदान किए जाने हेतु ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु कितना अमाउंट है, तो 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा कि बजट 2021-22 में एक नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है मेरठ में। कहाँ? मेरठ में, जिसके अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। साथ ही यह जो विश्वविद्यालय होगा स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, यह राज्य का जो है पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा उत्तर प्रदेश राज्य का। तो एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बजट 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला जो खेल विश्वविद्यालय होगा वो कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा, तो वो मेरठ में। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कॉपर्स फंड, क्या है? कॉपर्स फंड में जो है 5 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है मेरठ में। नेक्स्ट है कार्मिक कल्याण से संबंधित। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने से उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। जो कामगार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो आयुष्मान भारत जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर उसके तहत नहीं आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की एक योजना है, नाम क्या है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो उस योजना में वो लाभ उठा सकेंगे, जिसके लिए जो बजट का आवंटन किया गया है वह कितना किया गया है वर्ष 2021-22 में, वो है 100 करोड़ रुपए। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश बजट में कितना अमाउंट आवंटित किया गया है, तो 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है महिला श्रमिकों को विभिन्न रोजगार में समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की प्रकृति, कार्य की घंटे व पुरुषों की समान पारिश्रमिक दिलाए जाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। सरकार ने दूसरे प्रदेशों से वापस आए उत्तर प्रदेश के श्रमिक और कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना जो है लागू करने की घोषणा की है, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, आप नाम से भी गेस कर सकते हैं, नाम से गेस कर लेंगे। आपको याद रखना है जो अमाउंट है वो कितना प्रस्तावित है, तो वो है 100 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत। कितना? 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत। इसके साथ साथ जो 100 करोड़ अभी और भी पढ़ के आए हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी कितना अमाउंट आवंटित है, 100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसी तरह पल्लेदार श्रमिक परिवारों और असंगठित जो क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत बजट में जो अमाउंट प्रस्तावित है वो कितना है? 12 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितना है? 12 करोड़ रुपए। ठीक है, और अभी जो पढ़ के एक और आए थे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के अंतर्गत कितना अमाउंट था, तो आपको याद होना चाहिए, वो है 600 करोड़ रुपए। नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है दोस्तों वो है गोवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल के लिए। तो बजट में क्या प्रावधान है ये देखते हैं। गोवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं की भरण पोषण प्रदेश में 5206 गो आश्रम स्थलों का संचालन किया जा रहा है। कितने आश्रम? 5206, जिनमें संरक्षित गोवंश की संख्या कितनी है, तो 5,58,000। ठीक है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गोवंश आश्रम स्थलों की जो संख्या है वो 4487 है। प्रदेश के निराश्रित गोवंश हेतु 187 बृहद गोवंश संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना है। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि बजट के हिसाब से प्रदेश की निराश्रित गोवंश हेतु बृहद वो कितने हैं 187 बृहद गोवंश संरक्षण केंद्र तथा गोवंश वन विहार का निर्माण कराया जाना है 187। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं मंडी परिषद की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 3% धनराशि भी गोवंश को आश्रय प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है। कितना? 3%। बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रम केंद्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 500 यानी अभी तक जो है 545 गौशालाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही निकल कर आ रहा है कि स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कौन से जनपद में या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है, तो वो है वाराणसी। दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं दोस्तों, वो है स्वास्थ्य से संबंधित। तो स्वास्थ्य से संबंधित बजट में देखते हैं क्या है प्रावधान। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना है। कोविड-19 से निपटने के लिए कितना अमाउंट किया गया है बजट में? 50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दैट इज NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, हेतु कितना अमाउंट है? तो वो है 5395। तो ये उत्तर प्रदेश की काफ़ी बड़ी योजना है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कौन सी? NRHM। तो इसमें अमाउंट जो है कितना है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, वो है 5395 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 13 जिलों दैट इज बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अमाउंट जो किया गया है वह कितना प्रावधान है? तो 1950 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बजट के हिसाब से निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए जो बजट प्रावधान किया गया है वो 1950 करोड़ रुपए है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में PPP मोड, ठीक है, 16 जनपदों में PPP मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की प्रस्तावित जो है व्यवस्था की गई है। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए बजट में प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नई मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है प्रस्तावित की गई है। तो आपको याद रखना है कि अमेठी एवं बलरामपुर में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर? याद रखना है कि बजट 2021-22 के हिसाब से, यानी उत्तर प्रदेश का जो बजट है इसके हिसाब से अमेठी एवं बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्थापना है, जिसके तहत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दैट्स इट। नेक्स्ट है चक गंजरिया में, क्या है नाम? चक गंजरिया। इसमें जो है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, इसके लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित है। तो आपको याद रखना है कि बजट 2021-22 के हिसाब से उत्तर प्रदेश के इसमें जो है एक अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये कहाँ पर होगा? चक गंजरिया में। ठीक है,
जिसमें कि 50 एकड़ भूमि आरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, KGMU के लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शन डिजीजेस के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद रखना है। कहाँ पर है? KGMU के अधीन लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत। KGMU के लखनऊ, ठीक है, KGMU लखनऊ में है। तो इसमें क्या है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में जो है वो डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की जो स्थापना कराई जाएगी वो कहाँ पर? तो KGMU लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदेश में डायबिटीज़ रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए SPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आपको याद रखना है कि उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कहाँ कराई जाएगी? SPGI लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास एवं स्थापना। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट वाइज जो है उत्तर प्रदेश का कौन सी रैंकिंग है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है और नवंबर 2020 तक 65% से अधिक कार्य हो चुका है। इस परियोजना के लिए जो अमाउंट है वो कितना है? ठीक है, तो ये रोड संबंधित जो है काफ़ी अच्छा जो है, ये काफ़ी अच्छी योजना है। तो इसको याद रखना है कि इसके तहत जो बजट का आवंटन किया गया है ना वो कितना है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबंधित जो आवंटन है वह 1107 करोड़ रुपए है। कितना? 1107 करोड़ रुपए। कमेंट करके बताइए जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो कहाँ से कहाँ तक यानी किस किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से संबंधित, तो जिसकी निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रही है। तो इसके तहत जो बजट में अमाउंट है वो कितना है? वो है 1492 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अभी तक 26% कंप्लीट हुआ है, जबकि पूर्वांचल एक्सप्रेस 65% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कितना है अमाउंट? तो 1107 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से संबंधित अमाउंट 1492 करोड़ रुपए। दैट्स इट। नेक्स्ट है दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। तो इसके निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। नवंबर 2020 तक 5% कंप्लीट हो चुका है। परियोजना हेतु आपको इतना याद रखना है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित जो आवंटन है बजट में वो 860 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना? 860 करोड़ रुपए। जबकि अभी पढ़ के आए हैं कि जो आपका जो कौन सा था वो रोड से संबंधित योजना, बताइए। अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, कौन सी योजनाएं हैं वो? बताइए भाई। अरे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे थी। ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए अमाउंट कितना था? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 था, जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जो अमाउंट प्रस्तावित हो कितना है? तो वो है 1492 करोड़। यही तो पढ़ के आए अभी। ठीक है, तो पूर्वांचल के लिए 1107, जबकि 1492 बुंदेलखंड के लिए, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो 860 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे। तो इसके निर्माण हेतु जो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जो है वो प्रगति पर है। गंगा एक्सप्रेसवे की पूर्णतः जो नियंत्रित 6 लेन, ठीक है, 6 लेन है ये, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, ठीक है, नहीं 6 लेन से 8 लेन एक्सप्रेसवे की कुल जो लंबाई है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वह 594 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए, जबकि निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट है जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम। ठीक है, क्या है?
जो जनपद अयोध्या है, जिसका नाम फैजाबाद पहले था, अब अयोध्या हो गया, वहाँ पर क्या है कि निर्माणाधीन जो एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है, बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हवाई अड्डा कर दिया गया है। क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। इसके लिए जो आवंटन किया गया है ना, वो किया गया है एकदम शुभ शुभ गिनती है, कहते नहीं शुभ शुभ गिनती है, ठीक है। वो कितना, 101 रुपया है ना, 101 करोड़ रुपए हैं। कितना, 101। याद करना भी आसान है भाई, भगवान के नाम पर है तो अमाउंट कितना होगा भाई, 101 रुपये, समझ रहे हैं। तो इस तरह याद रख सकते हैं कितना अमाउंट है, 101 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, जेवर निर्माणाधीन एयरपोर्ट की हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो रहा है। कौन सा, जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है विकसित हो रहा है। इसके लिए बजट जो है अमाउंट कितना किया गया है, बजट में 2000 करोड़ रुपए। कितना, 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि बजट में कानपुर मेट्रो के लिए कितना अमाउंट है, तो 597 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आगरा मेट्रो रेल परियोजना। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कितना है, याद रखना है, 478 करोड़ रुपए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज जो है वो ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तथा सरकार ने कानपुर में पहले चरण में आईटी से मोती झील तक ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021 निर्धारित की है। ठीक है, यह है आगरा मेट्रो रेल परियोजना जिसके तहत 478 करोड़ रुपये आवंटन है। और ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, याद रखना है कि पहले चरण में आईटी से मोती झील तक यह ट्रायल रन जो है प्रारंभ करने की लक्षित तिथि जो है वो 31 जुलाई 2021 है। अतः रेवेन्यू प्रारंभ करने की जो तिथि है, रेवेन्यू ऑपरेशन, वो है आपका 30 नवंबर 2021। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो परियोजना है जो आवंटित राशि है वो 100 करोड़ रुपए है। कितनी है, 100 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है बजट के 10 शहर, ठीक है, यानी प्रदेश की जो है वो 10 शहर, दैट इज लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़, इसमें जो है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयन किए गए हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। एक एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित शहरों में से कौन से शहर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, तो अगर आपको 10 शहर पता होंगे तभी आप उनको जो है वो एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है 10 शहर कौन से हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। पहला भाई कैपिटल ही हो जाएगा, उससे सटा अपना कानपुर हो जाएगा, उसके साथ प्रयागराज हो जाएगा, फिर वाराणसी है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े शहर दिख रहे हैं आपको, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़, ये 10 शहर हैं। ठीक है, रीड करिए फिर से, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फिर वाराणसी, फिर आगरा, फिर सहारनपुर, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर मुरादाबाद, फिर अलीगढ़, ये 10 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होंगे। तो इसके तहत जो अमाउंट राशि जो है वो आवंटित है वो कितनी है, तो अमाउंट जो है वो 200 करोड़ रुपए है, 2000 करोड़। ठीक है, स्मार्ट सिटी के लिए बजट में जो आवंटन राशि है वह 2000 करोड़ रुपए है। 10 शहर याद जरूर रखना दोस्त, एग्जाम में पूछ सकता है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत केंद्र सरकार जो, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार द्वारा जो चयनित 10 नगर निगम हैं, 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगमों दैट इज वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य जो है स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। तो 10 नगर निगमों के बाद कौन से नगर निगम होंगे, वो होगा वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को जो है ये स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत
स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में डेवलप किए जाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। उक्त योजना की अवधि जो होगी वो 5 वर्ष होगी, यानी 5 वर्ष में इसको डेवलप करना है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आवंटन जो राशि है वह 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित जो है वो है कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम योजना। कौन सी योजना है आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु? वो है कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रम, जिसके लिए बजट में जो आवंटन राशि है वह 80 करोड़ रुपए की है। समझ रहे हैं, पशुओं से रिलेटेड 80 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना हेतु कितना अमाउंट राशि है? वो है आपका 1000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना हेतु कितना है? 1000 करोड़ रुपए है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी? ग्रामीण, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इसमें आप करंट में पढ़े भी होंगे पहले भी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 जो स्टेट रहा वो अपना उत्तर प्रदेश ही रहा है। इस योजना के अंतर्गत 7000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसके तहत जो अमाउंट है वो कितना लक्ष्य है? तो ये 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। ये भी याद रखना है आपको कि बजट के हिसाब से कितने हुए, तो 6 लाख आवासों का निर्माण के लक्ष्य रखा गया है। अमाउंट कितना है? 7000 करोड़ रुपए। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो अपना उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर है। ठीक है, और साथ ही में अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है पूरे विश्व में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डाटा निकल के आ रहा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है। और भारत में कौन सा स्टेट पहले स्थान पर है? तो अपना उत्तर प्रदेश। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत 20 दुग्ध संघ के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन कितना रहा? तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूपीएससी से अगर पढ़ना है आपको तो आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दुग्ध उत्पादन रहा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वो कितना रहा? तो दोस्त यह 30,518 कितना? 30,518 हजार टन रहा है। और वह प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध जो रहा वो 371 ग्राम रही। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है आपको। तो 371 ग्राम जो है ये प्रति व्यक्ति रहा वो प्रतिदिन। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम जो है दुग्ध उत्पादन की बात की जा रही है। और टोटल जो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कितना है? 30,518 हजार टन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1, उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका एवं बुर्सलोसिस रोग नियंत्रण हेतु। ठीक है, खुरपका, मुंहपका एवं बुर्सलोसिस रोग नियंत्रण हेतु एक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन जो किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश की पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो आप समझ रहे हैं, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो ये चल रहा है खुरपका, मुंहपका रोग, इसको जो मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है वो कब तक निर्धारित है? तो आपको याद रखना है वर्ष 2030 तक। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक मार्ग के निर्माण ही 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। कितना? 300 करोड़ रुपए। ठीक है, और अभी ये पढ़ के आए हैं कि जो वहाँ का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो एयरपोर्ट जो है उसके लिए कितना है? तो वो 101 करोड़ रुपए था। कितना? 101 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की वीर गाथाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। तो आपको याद रखना है कि जो
स्वतंत्रता संग्रहालय की बात की गई है बजट में, वह कहाँ पर है, तो वो है शाहजहाँपुर में। साथ ही जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु कितना आवंटन है, वो है 8 करोड़ रुपए का। लेकिन जो शाहजहाँ में स्वतंत्रता संग्रहालय की बात की जा रही है उसका आवंटन कितना है, 4 करोड़ रुपए की। दैट्स इट। प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित नहीं हो सके हैं, यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं कलाकार हैं जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, उनको जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है प्रदान किए जाने की जो है राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश जो है वो प्रत्येक वर्ष जो अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति को 11 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दे दें कि इस योजना के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष जो है अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी में डाल दें कि इसकी जो राशि होगी वह 11 लाख रुपए होगी। ऑप्शन सी में अगर डाल दें कि यह जो है बजट 2021-22 में प्रस्तावित है, और ऑप्शन डी डाल दें कि ऑप्शन ओनली बी और सी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी और सी हो जाए। तो इस तरह क्वेश्चन जो है पुट अप हो सकता है एग्जाम में, समझ रहे हैं आप। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत जो प्रावधान है वह हर साल जो है अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने का है। और दूसरी बात, इसके तहत जो अमाउंट है वह 11 लाख रुपए की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्यटन से संबंधित। तो आइए देखते हैं भाई बजट में पर्यटन से संबंधित क्या क्या बातें हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो पर्यटन है वह जो है प्रमुख स्थानों में काउंट किया जाता है भारत में। सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है और अधिक पर्यटन संभावनाएं बढ़ाना सरकार के एजेंडे में है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटन आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या जो बचा यानी 47 लाख है। इसमें कुंभ मेला 2019 में हुआ था उसमें 24 करोड़ पर्यटक विजिटर्स श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं। ठीक है, 24 करोड़, समझ रहे हैं, 54 में। नेक्स्ट है अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बजट में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कहाँ पर? वाराणसी में, और अयोध्या में भी 100 करोड़ के लिए, वाराणसी में भी 100 करोड़। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त विंध्याचल एवं नैमिषारण्य कहाँ है? पे एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, जहाँ पे ऋषियों ने जो है क्या है तपस्या वहाँ पर की थी, तो वो है नैमिषारण्य सीतापुर में। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, आप देख सकते हैं कि भाई पर्यटन के लिए जो है बस इतना याद रखना है कि बजट जो डाटा दे रखा है ना कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में कितने पर्यटन आए थे, ये 54 करोड़ थे। ठीक है, जिसमें कि कुंभ के 24 करोड़, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अयोध्या में 100 करोड़ इसके लिए है, वाराणसी में भी 100 करोड़ है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों की विकास योजना उसके लिए 200 करोड़ है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन एवं पर्यावरण से संबंधित। बजट में देखते हैं क्या प्रावधान है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.19% क्षेत्र वन आवरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। तो ये आप समझ सकते हैं जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 है उससे संबंधित तथ्य है उत्तर प्रदेश का।
तो आपको याद रखना है भाई कि कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आवरण एवं वृक्षारोपण जो है वो दोनों है 9.19%। ठीक है, 919। प्रदेश के वन आवरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 2019 तक कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो वो है 127 किलोमीटर। ठीक है, वर्ष 2030 तक वन आवरण एवं वृक्षावरण जो किए जाने का जो लक्ष्य है वो है 15%। ठीक है, तो आपको याद जरूर रखना है दोस्त। इसका जो टारगेट है वो है वर्ष 2030 तक वन आवरण एवं वृक्षावरण जो है वो 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जो अभी तक आप देख रहे हैं वो कितना है? वन आवरण एवं वृक्षावरण, तो वो है 9.19%। ठीक है, 9.19% है। इसको वर्ष 2030 तक कितना किए जाने का लक्ष्य है वो है 15%। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2020 में वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की वृक्षावरणों का जो लक्ष्य है वह क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। यानी 25 करोड़ वर्ष 2020, 30 करोड़ 2021 एवं 35 करोड़ 2022 में। ठीक है, तो इनका जो है वृक्षारोपण करना है इतने। ठीक है, तो 21 में कितना है? 30 करोड़। 25 में कितना है? 35 करोड़। पौध उगान हेतु कितना है? तो 3 वर्ष की कार्य योजना का जो है वो निर्धारित, वही बात है ना, 3 वर्ष भाई, 2020, 2021, 2022। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा परिवर्तन के कारण राज्य में जो बाघों की संख्या है वर्ष 2014 से बढ़कर की 2018 में 2014 के 117 से बढ़कर 2014 में जो बाघों की संख्या रही 117 रही। करंट स्टेटस के हिसाब से 2018 में यानी जो बाघ जनगणना रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 173 वन। ठीक है, कितने? 173 बाघ हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है ये भी पता होना चाहिए, तो आपको याद रखना है वह है एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश में ज़्यादा है सबसे। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश में 173 हैं। ठीक है, राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। वन रोपण योजना हेतु कितना अमाउंट है? वो है 600 करोड़ रुपए। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कितना अमाउंट है? 400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित। अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स प्लान के अंतर्गत 588 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 497 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। समझ रहे? मदरसे का मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत योजना की जो अमाउंट है वो है 479 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित। तो दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत 10,87,000 पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिए जाने हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है कि दिव्यांग जो पेंशन योजना है इसके अंतर्गत अमाउंट कितना है प्रतिमाह? तो 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि व्यापारी कल्याण से संबंधित। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी दी धनराशि सरकार द्वारा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। तो अमाउंट कितना हो गया है आपको याद रखना है, 5 लाख रुपए से बढ़ा दिया गया है, कितना? 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, प्रति लाभार्थी, जो कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय से संबंधित। तो जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के हिसाब से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो प्रयागराज, पूर्व नेम इलाहाबाद। ठीक है, तो कहाँ पर? प्रयागराज में। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग ह्यूमिड चैम्बर्स का निर्माण
EPC मोड पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है भाई राज्य में जो बजट में जो पैसा आता है रुपया, वो सबसे ज़्यादा किस मद से आया है। तो स्वयं का जो कर राजस्व है वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है पैसा आया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बजट में सबसे ज़्यादा जो मद रहा वो किस मद का रहा। ठीक है, तो बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है वो स्वयं का कर राजस्व रहा। उसके बाद केंद्रीय करों में राज्य का लाभांश, राज्य का जो अंश होता है। फिर तीसरे नंबर पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, फिर लोक ऋण, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है वो है स्वयं का जो कर है वह राजस्व। ठीक है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है सिटीजन्स पर स्टेट के, उनसे सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बजट में आया है, जो कि 34.5% है टोटल। ठीक है, रुपया जो जाता है सबसे ज़्यादा जो सरकार का बजट में पैसा जो सबसे ज़्यादा गया है किस में, तो वो है पूंजीगत परिव्यय में। ठीक है, यानी कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है सबसे ज़्यादा रहा, वह है 21.1%। कितना? 21.1% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजीगत परिव्यय है। ठीक है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ावा देने के लिए इन सब चीज़ों को जो डेवलपमेंट किया जाता है, यानी शुरुआती, ठीक है, सभी के लिए जो होगा उनमें सबसे ज़्यादा पैसा है। कितना है? पूंजीगत व्यय में आपको याद रखना है 21.1% है। सबसे ज़्यादा पैसा किधर जाता है? तो स्टेट कर जो होते हैं स्वयं का जो कर राजस्व होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा जाता है? तो पूंजीगत परिव्यय में। उसके बाद जो वेतन सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भुगतान करने में। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। पेंशन जो है चौथे नंबर पर है। ठीक है, ब्याज अदायगी में जो है ये आप देख सकते हैं इस तरह है। सब्सिडी भी नीचे आती है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जाता है पैसा वो है पूंजीगत परिव्यय, उसके बाद वेतन सरकारी कर्मचारियों को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि। इसमें क्या है ये देखते हैं कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियां एवं अन्य आर्थिक सुधारों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति में जो है वो तेजी से सुधर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वह 21,73,390 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाने के अनुमान में जो है बजट में अनुमान किया गया है। ठीक है, कितना याद रखना है? वो है 21,73,390 करोड़ रुपए। राज्य की आबादी यदि 23 करोड़ मानी जाए तो इस GSDP से जो है प्रति व्यक्ति जो आय होगी वह कितनी होगी? तो इम्पॉर्टेंट तथ्य इनको याद रखना है, वो है 94,400 कितना? 94,495 रुपये। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना? 94,495 रुपये। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपने देखा सैलरी कितनी दिखाई जा रही है? इनकम 94,495 रुपये। कितना भाई इनकम है? तो ये प्रति व्यक्ति है। इनकम क्या होती है? ईयरली ही तो होती है। तो 94,495 रुपये बताई जा रही है। ठीक है, GSDP से प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य इसको याद जरूर रखना है दोस्तों। कितना है हमारा प्रति व्यक्ति आय बताई जा रही है? 94,495 रुपये की। ठीक है, और राज्य का जो सकल राज्य घरेलू जो उत्पाद है वो कितना है? तो ये भी याद रखना है 21,73,390 करोड़ रुपए के लगभग। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2016-17 में राज्य की प्रति व्यक्ति जो आय रही वह 50,942 रुपये थी। इस दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक प्रति व्यक्ति आय इसके लगभग 2 गुने के बराबर पहुंच जाएगी। वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो यह रही 58,821 रुपये। तो करंट का स्टेटस आपको याद रखना है, जो बताया जा रहा है वो 94,595। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो राज्य सकल जो घरेलू उत्पाद है
वित्तीय वर्ष 2021-22 राज्य सरकार के बजट आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021 में राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह कितना है? तो आपको याद रखना है 19,30,527 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद जरूर रखना दोस्तों इसको। कितना है 2021 वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो यह है 19,30,527 करोड़ रुपए। वहीं नए वित्तीय वर्ष 2000 यानी जो करंट स्टेटस है वो कितना है? तो यह अमाउंट आपको जरूर याद रखना है। करंट यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक है। तो ये कितना है बढ़कर बताया जा रहा है? वो होगा 21,73,390 करोड़ रुपए। इस अमाउंट को जरूर याद रखना। कितना? 21,73,390 करोड़ रुपए। यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 2,32,863 करोड़ रुपए अधिक है। बस इतना याद रखना कि यहाँ वित्तीय वर्ष से जो है वो अधिक है। अमाउंट याद रखना है वो कितना है? 21,73,390 करोड़ रुपए। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति कर्ज की बात की जा रही है। तो विकास के साथ ही राज्य की ऋणग्रस्तता भी बढ़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की कुल ऋणग्रस्तता कितनी है? तो आप देख सकते हैं 5,65,909.69 करोड़ रुपए है। नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऋणग्रस्तता आप देख लीजिए बढ़ गई है। ये है 6,11,161.85 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान बजट में किया गया है। तो ये प्रति व्यक्ति कर्ज जो है आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये ऋणग्रस्तता है। आपको इतना याद रखना है कि पिछले के मुकाबले जो है वो बढ़ गई है। लगभग पिछली बार लगभग 56 करोड़ के आसपास, इस बार जो है वो 61 करोड़। ठीक है, तो इतना ही अमाउंट। बाकी इतना पॉइंट टू पॉइंट कितना याद रहेगा। ठीक है, तो बस एक अनुमान होना चाहिए, एग्जाम में आए तो गेस कर ले जाएं। 23 करोड़ आबादी में इन कर्जों का विभाजन किया जाए तो प्रति व्यक्ति जो कर्जा होगा वह कितना होगा? तो बजट 2021-22 को आपको याद रखना है कि जो कर्जा है यानी जो स्टेट का कर्जा है वो सिटीजन पे अगर आए तो प्रति व्यक्ति कितना होगा? तो होगा 26,572 रुपये। यानी हम लोग जो यूपी के हैं, हम लोगों के ऊपर कर्जा है 26,572 रुपये। इस तरह याद रखेंगे, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 24,604 रुपये था, लेकिन इस बार कर्जा बढ़ गया हम लोगों पर 26,572 रुपये हो गया है। यानी विकास के साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज के आंकड़ों में 1,968 रुपये की वृद्धि देखी गई है। 1,968। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सरस आजीविका मेला 2021। तो 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नोएडा में। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया। तो आपको याद रखना है कि जो सरस आजीविका मेला है वह नोएडा में किया गया। कब से कब तक रहा इस मेले का आयोजन? 26 फरवरी से लेकर के 24 मार्च 2021 तक। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में 27 राज्यों ने 300 से अधिक राज्य स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पों ने हिस्सा लिया। तो आपको इतना याद रखना है दोस्त कि सरस आजीविका जो मेला है वह नोएडा में संपन्न हुआ। कब से कब तक? 26 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2021 तक। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार घोषित। ठीक है, क्या है? वो है गंगा तट। इसको जो है कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो गंगा तट कछुआ वन्यजीव विहार है वह कहाँ है? प्रयागराज के मेजा में। प्रयागराज के मेजा में गंगा का 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। इसकी घोषणा कब की गई है? तो जी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम हैं उन्होंने 9 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई है। समझ रहे हैं? डीएम की पावर। चलो आगे चलते हैं। मेजा तहसील के कोठारी गांव के आसपास 30 किलोमीटर दायरे में कछुओं का संरक्षण होगा। निर्धारित दायरे में 4 नस्ल के कछुए गंगा में छोड़े जाएंगे। यह क्षेत्र पर्यटन के लिए भी विकसित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो स्थान है यानी जो गंगा तट
जो कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है वो कहाँ है, आपको याद रखना है, प्रयागराज के मेजा में गंगा तट पे। ठीक है, कछुआ वन्य जीव विहार। अगर एग्जाम में पूछ लिया, डाल दिया गंगा तट, गंगा तट कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है, या उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होगा। अब एग्ज़ाम में ऑप्शन डाल दिया प्रयागराज, वहाँ भी गंगा मिलेगी, कानपुर डाल दिया, वाराणसी डाल दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहाँ है, याद रखना है, वो है प्रयागराज के मेजा में। संरक्षण के बाद अन्य वन्य जीवों और उनके लिए पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, विकास किया जाएगा। इस तरह यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, आपको याद जो रखना है, कोठारी क्षेत्र में गंगा तट पर बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। 4 प्रजाति के कछुए गंगा में छोड़ने की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी होगी। इसके बाद क्षेत्र में नौका विहार शुरू करने की योजना भी शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया यह क्षेत्र पारिस्थितिकी, प्राणीजात, प्राकृतिक और प्राणतत्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इतने सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद जरूर रखना है दोस्त कि जो आपका ये कछुआ वन्य जीव विहार है घोषित किया गया है, तो ये प्रयागराज के मेजा में, दैट्स इट। कब है घोषित किया गया, तो ये भी थोड़ा याद रखना है, 9 फरवरी 2021 को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। कहाँ से, लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से। जो लखनऊ में रहते होंगे उनको पता होगा कि ये जो है वो इधर आलमबाग साइड में पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो दोस्त बस आपको इतना ही याद रखना, किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य है, वह उद्देश्य क्या है, तो वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, जैसे कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है। किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान सभी 75 जिलों के हर विकास खंड में आयोजित किया जाएगा। तो आपने देखा, आपको इतना ही याद रखना है कि किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई वो 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा। समझ रहे हैं कोचिंग वाले। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को, 24 जनवरी 2021 क्या है, 24 जनवरी क्या है, ये समझ रहे हैं आप, ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। ठीक है, तो उसी दिन जो है योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में सहायता करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम जो है वो अभ्युदय की घोषणा की गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे यूपीएससी के लिए बहुत सारे, जैसे कि डीएम जो है वो पढ़ा रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी क्लासेस, जैसे कि बरेली के आप देखे होंगे जो एक नए जो सिलेक्टेड डीएम हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कक्षाओं को वास्तविक और वस्तुतः रूप से आयोजित किया जाएगा तथा नीट, आईआईटी, जेईई, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम है किससे संबंधित है। इसकी शुरुआत कब की गई है, 24 जनवरी 2021 को। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू करने की भी घोषणा की गई, जिससे राज्य को प्रशंसा दिलाने वाले 3 से 5 नागरिकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री क्या है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य को जो है प्रशंसा दिलाने के लिए हर साल जो है 3 से 5 कितने नागरिक, 3 से 5 नागरिकों को प्रतिवर्ष जो है वो सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कारनूर पे पहला भारत का जो है ये चमड़ा पार्क स्थापित होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा, वो है कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। इस परियोजना से लगभग 50,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है और लगभग 1.5 लाख यानी 1,50,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका मिलने की संभावना है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि भारत का जो पहला
चमड़ा पार्क स्थापित होगा, वह कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चमड़े के पार्क में उत्पादन के साथ साथ चमड़े के उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भी सभी सुविधाएं होंगी। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित होगा कानपुर के उत्तर प्रदेश के कानपुर में। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो उत्तर प्रदेश जो है 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है। तो एग्जाम में अगर आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वो होगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, कौन है वो 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला, कौन कौन से हैं आप रखना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। यह उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पूरे भार के पास 3300 मीटर लंबाई हवाई पट्टी के निर्माण की पूरा होने के साथ प्राप्त की गई है। ठीक है, ये कूरे भार आप समझ रहे होंगे, ये सुल्तानपुर साइड में पड़ता है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्त एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर प्रदेश अपना राज्य है वह 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है। इसकी जो घोषणा की गई है वह 24 जनवरी 2021 को, और यह जो लोकेशन है वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019, तो ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 की पुरस्कारों की घोषणा 26 फरवरी 2021 को की गई, जिनका विवरण इस प्रकार है। संस्थान का 5 लाख रुपए का सर्वोच्च भारत भारती सम्मान मुंबई की डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वोच्च भारत भारती सम्मान है उसको किसको मिला है, तो ये है मुंबई की हैं डॉक्टर सूर्यबाला। कौन है? डॉक्टर सूर्यबाला। इनको जो है प्रदान किया गया है भारत भारती सम्मान, जिसका अमाउंट कितना होता है 5 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वाली जो राशि रही वो लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को प्रदान किया गया है। 4 लाख रुपए का ही हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के एक हैं तरुण विजय, इनको प्राप्त हुआ है। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान यह है भोपाल की डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज, जिनको पंकज इनका नाम, ठीक है, निकनेम। तो डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद पंकज को जो है किया गया है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, 4 लाख अमाउंट होता है। और इतनी ही राशि का जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को प्रदान किया गया है। अवंतीबाई साहित्य सम्मान इनको जो है ये भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को, तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो सम्मान दिया गया है वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का दिया गया है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार, तो इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है। ये विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 18 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार व लक्ष्मी पुरस्कार से जो है वो 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक समारोह में प्रदान किया। तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार जो कि सर्वोच्च खेल लक्ष्मण पुरस्कार, ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के, जो कि 24 जनवरी उन्हें उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसमें क्या है कि प्रत्येक पुरस्कृत खिलाड़ी को 3.11 लाख यानी 3,11,000 की जो राशि जो है लक्ष्मण या लक्ष्मीबाई की प्रतिमा के साथ इन पुरस्कारों से तहत जो है सम्मानित किया जाता है। 4 खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार व 5 महिला खिलाड़ियों को सामान्य वर्ग में लक्ष्मी पुरस्कार जो है के अंतर्गत इन पुरस्कारों को जो है वो प्रदान किए गए हैं। 2 खिलाड़ियों को, एक हैं बेंटरस श्रेणी में लक्ष्मण पुरस्कार
और एक को एक श्रेणी में लक्ष्मी पुरस्कार से दिया गया है। इस वर्ष पहली बार जो है इस वर्ष जो है दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो है यह पॉइंट आपको इस तरह याद रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार है, इसकी जो अमाउंट राशि है ना वह कितनी है, तो 3.11 की है। कितने खिलाड़ियों से संबंधित, तो ये 18 खिलाड़ियों को जो है इस बार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 जनवरी 2021 को। ठीक है, इसी के साथ जो है इसमें जो है इस बार पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि इसमें जो है वो दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत भी पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, इस श्रेणी में 4 खिलाड़ी जो है लक्ष्मण पुरस्कार व दो को जो है वो लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिए गए हैं और सभी पुरस्कृत खिलाड़ी के नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो ये रहा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 18 खिलाड़ी दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण पुरस्कार पाने वाले कौन कौन से हैं। लक्ष्मण पुरस्कार में नितिन तोमर कबड्डी, पुनीत कुमार रोइंग, गौरव बालियान कुश्ती, सूरज यादव वुशु, राजकुमार वेटरन वर्ग कुश्ती से और कुलदीप कुमार रहें तो ये वरुण कुमार सिंह भाटी, ये दिव्यांग एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो दिव्यांग वाले को जरूर याद रखना क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है। तो वरुण सिंह भाटी हैं। सचिन चौधरी दिव्यांग वर्ग से हैं। अबू हुबैदा ये भी दिव्यांग वर्ग के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और आकाश दिव्यांग वर्ग के हैं। ठीक है, शूटिंग से संबंधित हैं, तो दिव्यांग वर्ग वालों को जरूर आपको याद रखना है। लक्ष्मीबाई पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वंदना कटारिया हॉकी, प्रियंका एथलेटिक्स, स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल, हिमानी सिंह है शूटिंग, साक्षी जौहरी वुशु, बिमला सिंह है बैटन वर्ग एथलेटिक्स हैं, ज्योति है आकांक्षा चौधरी। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। तो खासकर आप कुछ नहीं तो दिव्यांग वर्ग वालों को जरूर ध्यान देना है क्योंकि इस वर्ष पहली बार जो है वो अंतर्गत पुरस्कार दिए गए हैं दिव्यांग वर्ग वालों को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश के वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T/2 नवंबर 2020 में प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए, तो यह है उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व पीलीभीत। ठीक है, जिसका जो लक्ष्य था कि 10 वर्ष में दोगुना करना था लेकिन इन्होंने 4 वर्षों में ही दोगुना कर दिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि पीटीआर यानी कि पीटीआर का मतलब आप देख सकते हैं वो है टाइगर ×2। ठीक है, यानी जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है पीटीआर का मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसमें 2014 में 25 बाघ थे जो कि 2018 में बढ़कर 65 हो गए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व सभी 13 बाघ रेंज देशों दैट इज भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, रूसिया, थाईलैंड और वियतनाम में पुरस्कार जीतने वाला भारत जो है वो पहला देश है। यूएनडीपी के पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मेंडोरी पैक्सन द्वारा राज्य के प्रमुख वन संरक्षक सुनील पांडे को पुरस्कार प्रदान किया गया। सुनील पांडे ये प्रमुख वन संरक्षक हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व रहा, ठीक है, जिसका टारगेट था कि 10 वर्ष में दोगुना करना है लेकिन इन्होंने जो है मात्र जो है वो 4 सालों में जो है क्या है दोगुना कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व याद रखना है दोस्तों, वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये अपने उत्तर प्रदेश में है। दैट्स इट। आगे जो पॉइंट है वो है आगरा का सूर सरोवर रामसर जो है साइट घोषित किया गया। कौन सा है, आगरा का सूर सरोवर ताल है ये। तेजी से कम हो रहे स्पॉटेड ईगल दैट इज विशेष प्रजाति का चील है ये स्पॉटेड ईगल, और प्रदेश का राज्य पक्षी सारस प्राकृतिक आवास आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर सरोवर 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया। तो आगरा का जो सूर सरोवर ताल है ना, इसमें जो विशेष हैं वो हैं जैसे कि विशेष प्रजाति की एक चील है, वहाँ पर चील निवासी है, और साथ ही जो है एक जो अपने उत्तर प्रदेश का जो पक्षी है राज्य पक्षी वो है सारस। तो इनका जो है एक प्राकृतिक आवास है जो कि आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है सूर सरोवर ताल।
और इसको जो है 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है कि आगरा का सूर सरोवर ताल रामसर साइट घोषित किया गया। सूर सरोवर नाम से प्रसिद्ध आगरा की यह जो है कीठम झील, ठीक है, यानी सूर सरोवर ताल को जो है कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 60 प्रजातियों की मछलियों, 300 अजगर, 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों से लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले में ग्रे लेगून्स की 1% से अधिक संख्या यहाँ पाई जाती है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्त कि जो आगरा उत्तर प्रदेश की जो आगरा का सूर सरोवर ताल है ना, जिसे कि कीठम झील भी कहते हैं, यह रामसर साइट घोषित की गई है। ठीक है, यह पूरी झील 7.13 वर्ग किलोमीटर के जल ग्रहण क्षेत्र में फैली है। इसे 1991 में राज्य वन विभाग ने राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। तो यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं कि 1991 में ये राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था आगरा का सूर सरोवर ताल। ठीक है, इस तरह भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि सूर सरोवर कीठम झील जो कि रामसर साइट घोषित की गई उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में है, आगरा में है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। इससे पूर्व जनवरी 2020 में राज्य की 6 अन्य अर्धभूमि को भी रामसर घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लेटेस्ट आपको याद रखना है, वो है राम सूर सरोवर ताल कीठम झील आगरा उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश देश में पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान पर। अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स जो है 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश जो है वह पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय की जो रिपोर्ट यानी जो जारी की गई भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के हिसाब से उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में। वर्ष 2019 में लगभग 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, जो कुल यात्रियों का 23.1% है। ठीक है, तो अभी लगभग पढ़ के आए हम लोग 54 करोड़, जिसमें कि कुंभ के भी 24 करोड़ थी। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो रिपोर्ट में अभी देखा कि भाई जो उत्तर प्रदेश है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर 1 पर रहा। फिर दूसरे स्थान पर कौन है, तो उत्तर प्रदेश के बाद तमिलनाडु का स्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। यानी घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में जो रहा वह उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, यूपी के बाद जो है वह तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु विदेशी पर्यटकों के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा, जहां लगभग 68 लाख विदेशी पर्यटकों ने राज्य का भ्रमण किया। तो आपको याद रखना है कि घरेलू पर्यटकों में नंबर 1 पर स्टेट अपना उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। जबकि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले नंबर पर जो रहा वह तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, दूसरे में जो है वह महाराष्ट्र और तीसरे पर जो है वो उत्तर प्रदेश रहा। यानी अगर यूपी स्पेशल की अगर बात की जाए तो घरेलू पर्यटकों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर और विदेशी पर्यटकों में नंबर जो है वो तीसरा रहा। गोवा 9 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के साथ सूची में अंतिम पायदान पर रहा। ठीक है, इंडिया वाले ही जाते हैं क्या गोवा घूमने, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिशन शक्ति की शुरुआत। मिशन शक्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर पुलिस लाइन में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की। ठीक है, 17 अक्टूबर मिशन शक्ति, समझ रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में उस समय जो काफ़ी जो हाथरस कांड जो चर्चा में रहा, उसी के जो है आसपास इन्होंने जो है मिशन शक्ति लॉन्च किया था। ठीक है, अगर आप न्यूज़ थोड़ा अपडेटेड रहे होंगे तो आपको याद होगा। तो आपको याद रखना है जो मिशन शक्ति है इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को बलरामपुर पुलिस लाइन्स में मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश भर में सोहदों व मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी। साथ ही सभ्य समाज की दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी। यह बड़ा अभियान 3 चरणों में 180 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के 24 विभागों का सहयोग
लिया जा रहा है। इसके साथ ही इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय व स्थानिक सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इसमें 20% भर्ती महिलाओं की होगी। समझ रहे हैं? इस योजना के तहत, मिशन शक्ति की योजना के तहत जो है, बस आपको याद रखना है कि बलरामपुर से इसकी जो है शुरुआत की गई है 17 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, इसमें 20% महिलाएं भी भर्ती होंगी। प्रदेश के सभी स्थानों में एक विशेष कैमरे में महिला हेल्प डेस्क जो है बनाया जाएगा, जिसमें महिला अधिकारी व सिपाही भी तैनात की गई हैं। ठीक है, तो ये रहा इंपॉर्टेंट तथ्य। बस इतना ही याद रखना आपको कि मिशन शक्ति की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को योगी आदित्यनाथ द्वारा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया, घोषणा की गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश में एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 सितंबर 2020 को यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दैट इज नेशनल एजुकेशन 2020 की कार्यान्वयन के साथ इस तरह का एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो यूराइज है वह किससे संबंधित हो, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। ठीक है, यूराइज का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं क्या है, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है यूनिफाइड रीइमेज्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है यूराइज का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रखना है कि यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, और यह पोर्टल जो है वो छात्रों को करियर परामर्श सहायता देगा। ठीक है, यूराइज किससे संबंधित है? यह 25 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया पोर्टल है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। यूराइज का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यूनिफाइड रीइमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। थोड़ा जानकारी के लिए इसमें यह है कि भाई जो यूराइज पोर्टल है इसमें क्या है कि छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन और डिजिटल मूल्यांकन के साथ ही परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के सशक्त करेगा। यह पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करेगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्र से संबंधित सुलभ होंगी। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना याद रखना है कि जो यूराइज जो है इसका जो पोर्टल है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इस पोर्टल जो संबंधित है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म है वो यूनिफाइड रीइमेजिन इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट है। बस आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है वो है वाराणसी प्रयागराज हाईवे एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा। तो देव दीपावली के अवसर पर 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 72.64 किलोमीटर लंबे वाराणसी प्रयागराज हाईवे के 6 लेन के निर्माण का कार्य का जो है ये लोकार्पण किया। इसी के साथ यह हाईवे एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो ये एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये है आपका वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी प्रयागराज हाईवे। ठीक है, इसमें क्या है कि इस मार्ग को बनाने में जो अमाउंट होगा वो 2447 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सड़क जो है काशी में 20 किलोमीटर, भदोही में 35.64 किलोमीटर, इलाहाबाद में 15 किलोमीटर और 2 किलोमीटर मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो वाराणसी प्रयागराज हाईवे है वो किस डिस्ट्रिक्ट, किन किन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो पहला आपका जो है वो है काशी, भदोही, फिर है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर। ठीक है, यह सड़क एशियन हाईवे नंबर 1 NH2 का नया नंबर NH19 के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने वाली 1465 किलोमीटर की हिस्सा है।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य। बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में पहला राज्य है। बेसिक स्कूलों के 100% कोर्स को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 5 विशेषज्ञों और 72 शिक्षकों की टीम ने 2 महीने की कड़े परिश्रम के बाद 560 शैक्षिक वीडियो तैयार किए। बरेली के डॉक्टर अवनीश यादव भी 5 विशेषज्ञों में शामिल हैं। 12 नवंबर 2020 से दूरदर्शन पर इन वीडियो का प्रसारण शुरू हो गया है। कोरोना के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई तो कक्षा 1 से 8वीं तक के कोर्स को डिजिटल फॉर्मेट बदलने पर मंथन शुरू हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि बस इतना याद रखना है दोस्त कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बेसिक स्कूलों में 100% कोर्स डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, वहाँ पर अगर दे दें एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश, केरल, ठीक है, जो डेवलप स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट डाल दें तो केरल नहीं लगाना, आपको उत्तर प्रदेश ही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास। तो 7 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य प्राणी सप्ताह 2020 की समापन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश की महाराजगंज में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास किया है। समझ। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो जटायु जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वह कहाँ पर होगा, तो महाराजगंज में। थोड़ा याद करने का तरीका, जब सीता को रावण लेके जा रहे थे तो जटायु जो थे उन्होंने जो है काफ़ी प्रयास किया था रावण से लड़ाई करने में, ठीक है, यानी सीता जी को छुड़ाने में। तो उस समय जो है वो एक महाराज की तरह जो है अपना लड़ाई कर रहे थे रावण से, तो समझ रहे, तो महाराजगंज, ठीक है। इस तरह याद रखेंगे कि जटायु जो महाराज हैं, ठीक है, यानी महाराजगंज में। तो जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के कहाँ होगा, तो महाराजगंज में। कब, तो 7 अक्टूबर 2020। डेट इंपॉर्टेंट है लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपको जरूर याद रखना है कि जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश की महाराज में जो है ये शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गिद्धों के संरक्षण पर किए गए शोध पर आधारित पुस्तक, नाम है गढ़ कॉरिडोर एवं वाल्मीकि पर्यावरण चेतना, का विमोचन भी किया है। गढ़ कॉरिडोर एवं वाल्मीकि पर्यावरण चेतना। तो ये रहे जो है महत्वपूर्ण तथ्य, आप देख सकते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज रहे। अब दोस्तों अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रक्स देखेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश तथ्यसार। पहला पॉइंट है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। राज्य की झांकी का जो विषय था वो था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे हाल ही में कोविड-19, तो यहाँ पर कोविड-19 होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह है अयोध्या जिला प्रशासन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहाँ पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, अभी पढ़ के आए हैं, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में संचालित हुआ मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है, जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पैरावैगनी किरणों का उपयोग कर रहा है, वह है अपना लखनऊ मेट्रो। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विकसित हो रहा है, तो यह है देश का पहला जो फ्रेट विलेज है, यह 100 एकड़ में लगभग जो है 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, वाराणसी में, जहाँ से प्रधानमंत्री जो है एमपी हैं। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह है चिड़ियाघर के रूप में जो मान्यता दी गई है किस उद्यान को, तो यह है शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है, तो यह है पिलखुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से जो है वो मंजूरी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो वो होगा अपना कुशीनगर ही। ठीक है, हाँ, ये है मंजूरी जो प्राप्त हुई है वो है कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, यह PCS प्रीलिम्स 2020 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट का जो आकार कितना रहा, अभी पढ़ के आए हैं 5 करोड़ 50 लाख 27,078 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2021-22 की राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा, ये पढ़ के आए हैं अभी 4.17%। वित्त वर्ष 2021-22 के अंतर्गत राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमान है, तो यह है 21,73,390 करोड़ रुपए। ये सब अभी पढ़ के आए हैं। ठीक, तो ये ऑनलाइन और फैक्ट में क्रक्स यहाँ पर देख रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय रही वह लगभग कितने होने का अनुमान है, तो ये है 94,495 रुपये प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज जो है वो कितना अनुमानित है, तो 24,604 रुपये का कर्जा भी है। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, तो यह है लखनऊ नगर निगम। उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो यह है एस्मा कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा वह हाईवे जिसके 6 लेन के निर्माण का कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया तथा निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 हाईवे हिस्सा बन गया। अभी पढ़ के आए हैं, यह है वाराणसी प्रयागराज हाईवे। उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में T/2 यानी टाइगर 2 टाइम्स, ठीक है, तो टाइगर टाइम्स 2 में जो है क्या है यानी दुगना हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी पढ़ के आए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि 10 वर्षों में इनको दोगुना करना था, लेकिन इन्होंने टाइगर जो है वो अपना जो टारगेट रहा वो 4 वर्षों में ही पूरा कर लिया। ठीक है, तो अभी पढ़ के आए हैं वो टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट, वह अध्यादेश जिसकी 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। तो यह है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जो कि काफ़ी चर्चा में रहा न्यूज़ में कि लव जिहाद कानून समझ रहे हैं। तो आपको इस तरह यहाँ देखना है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है, तो ये भी चर्चा में रहा, अडानी समूह को दे दिया गया है लखनऊ हवाई अड्डा। ठीक है, जो कि चौधरी चरण सिंह, तो ये 50 वर्षों की लीज पर दे दिया गया है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ का अडानी समूह को। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, तो ये नवगढ़ रेलवे स्टेशन है जो कि सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है, इसका नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहाँ से मिशन शक्ति, अभी पढ़ के आए हैं, मिशन शक्ति की जो है ये अभियान की शुरुआत इन्होंने की, तो अभी पढ़ के आए हैं 17 अक्टूबर को इन्होंने शुरू किया था बलरामपुर जो है पुलिस लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र की जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है, तो यह है इजराइल के साथ।
पूर्व क्रिकेटर तथा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया, तो ये थे चेतन चौहान। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज EIB ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? 650 मिलियन। 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की किस पिछले आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को। आप जो जनगणना सेंसस भी पढ़ते होंगे उसमें देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ड हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप पढ़े होंगे सोनभद्र में। ठीक है, तो आप इससे भी ऐसे थोड़ा गेस कर पाएंगे एग्जाम में, अगर ना याद रहे थोड़ा जनरल पढ़ के जाएं तो उससे भी आप गेस कर ले जाएंगे। तो ये है डेल्टा रैंकिंग। याद रखना है कि जो डेल्टा रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का आदिवासी जिलों में? तो ये है सोनभद्र। नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो यह है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह हरसिमरत कौर अब जो है इन्होंने रिजाइन भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहाँ पर खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा जो बैंक है वो KGMU लखनऊ में। अगर पूरे देश की बात की जाए पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया है? आगरा में। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो इसका नाम है UPSSF। ठीक है। 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहाँ पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय वो है प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर? प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय। समझ रहे, जो लखनऊ हाई कोर्ट है उसकी, यानी जो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, तो यहाँ से थोड़ा आप गेस करेंगे विधि कानून। ठीक है, उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की गठन की मंजूरी कहाँ दी गई है? प्रयागराज में। नेक्स्ट पॉइंट है, कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना? तो ये है मनरेगा के तहत। अच्छा, मनरेगा में जो इस बार बजट में अमाउंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कितना है पता है? वो है 73,000 करोड़, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है कुशीनगर एयरपोर्ट को। ठीक है, UPPCS में क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है ये। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है। अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली 26 जून 2020 को की थी? तो ये था आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह किस स्थान पर करने का निर्णय लिया गया है? तो अभी पढ़ के आए हैं कि जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला खेल विश्वविद्यालय होगा वह जो है अब मेरठ में प्रस्तावित हो गया है। इसके पहले कहाँ होना था? लखनऊ में। ठीक है। नेक्स्ट है कि 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर, तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस वो कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? तो ये किस योजना या कौन सा मिशन था? तो यह मिशन वृक्षारोपण 2020, जिसके अंतर्गत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बने वह 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया है, पहला जो रिकॉर्ड है वो हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिलों को 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर चलाकर बनाया गया है। दूसरा जो रिकॉर्ड रहा वो हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित कर बनाया गया, जबकि जो तीसरा रिकॉर्ड रहा वो रहा 13 मिनट में 420 व्हीलचेयर्स को 3 पंक्तियों में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ये 7 जिले होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। देख रहे हैं आप, ये 28 फरवरी, ठीक है, ये 28 फरवरी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ रहे हैं, वो पिछले के भी कवर किए गए, ना कि सितंबर से लेकर के 5 मार्च तक है, इसके पहले भी हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए तो घटनासार अच्छी बुक मानी जाती है। तो देखिए, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इनका जो समराइजेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, समझ रहे हैं आप। तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उसके जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन से हैं? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से रिलेटेड 7 डिस्ट्रिक्ट, पहला है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। पहला कौन सा? चित्रकूट, फिर बांदा, फिर हमीरपुर, फिर महोबा है, फिर जालौन है, फिर औरैया है, उसके बाद इटावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची, जो कि 63 फीट ऊंची होगी, दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह होगा पड़ाव चंदौली में। कहाँ पर? पड़ाव चंदौली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो यह है लखनऊ में। लखनऊ में पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बजट 2020-21 की बात जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उत्तर प्रदेश, ये लास्ट है, समझ लो ये लास्ट है इस वीडियो का, ठीक है। उत्तर प्रदेश तथ्यसार में लास्ट पॉइंट क्या है कि उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद की कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये 4.4% है। तो ये है अर्थ एवं नियोजन विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से फरवरी 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, जिनके अनुसार जो है जो फाइनेंशियल 2019-20 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो करंट में जो चल रहा है फाइनेंशियल वो अपना जो है 21-22 चल रहा है, समझ रहे हैं आप। तो ये पॉइंट इतना नहीं है, लेकिन आपको याद ज़रूर रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, पूरा जो है यहाँ पर तथ्यवार जो है पूरा हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का पूरा ये करंट अफेयर्स कवर हो गया दोस्तों। तो आने वाले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य रहे, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक यूपीपीसीएस किंगडम है, टाइप कीजिए सर्च बॉक्स में और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या PDF की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो है पिंड होगी, वहाँ पर भी आप लोग डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।